नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रोग्राम आपका जहां पे हम बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर, आपको वो बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। और आज तो बहुत सारी बातें अदालत में हुई हैं वक्फ कानून को लेकर के, और इस वक्त हर जगह चर्चा ये चल रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार, ये जो तमाम तरीके का प्रेशर इस कानून के बनने के बाद डाला जा रहा था सरकार के ऊपर, और जो माहौल बनाया जा रहा था कि वक्फ के कानून बनने के बाद मस्जिदें, कब्रिस्तान वगैरह 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 सब छिन जाएगा। अदालत में आज सरकार को क्या इस प्रेशर को के सामने झुकना पड़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, अदालत ने कहा कि हम अंतरिम आदेश जारी करना चाहते हैं। सरकार ने कहा आप आदेश जारी करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन हम चाहते हैं यथास्थिति बनी रहे, मतलब किसी भी वक्फ की संपत्ति के ऊपर कोई आंच फिलहाल ना आए जब तक हम सुनवाई कर रहे हैं, और सरकार इसके लिए राजी हो गई। तो दो बड़े बिंदुओं पर सरकार ने कहा कि आपकी अगली सुनवाई तक जो भी स्टेटस को है वो बना रहेगा। एक, किसी भी बोर्ड, वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नए मेंबर जो हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे। दूसरा, वक्फ बाय यूजर जो सरकार ने समाप्त कर दिया था, वक्फ बाय यूजर पुरानी वक्फ की संपत्तियों के लिए लागू रहेगा। अब ये दोनों बड़े प्रोविजन थे इस सरकार के, खासकर ये वक्फ बाय यूजर वाला। लेकिन आज इसकी बहुत टेक्निकल बहस में जाने की बजाय हम आपके साथ जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि मोदी सरकार अब क्या करे, कोई भी सरकार क्या करे। आपको मैं 3-4 उदाहरण देता हूं। जब ये सरकार आई थी 2014 में, एक सबसे बड़ा उस वक्त जो है बिल सरकार लेकर के आई थी जमीन अधिग्रहण का। सरकार के पास लोकसभा में मेजॉरिटी थी, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। उस बिल का कई किसान संगठन विरोध कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी जैसे विपक्षी दल भी उसका विरोध कर रहे थे, खूब हंगामा हुआ। सरकार, वो बिल जाकर के राज्यसभा में अटक गया। सरकार बार बार ऑर्डिनेंस लाती रही, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री मोदी को घोषणा करनी पड़ी कि हम इस बिल को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो बिल ठंडे बस्ते में चला गया। आज भी कांग्रेस काल का जमीन अधिग्रहण कानून हमारे देश में लागू है, मोदी सरकार 11 बनने के बाद, 11 साल के बाद। सीएए याद कीजिए, सीएए का बिल आया तो शाहीन बाग हो गया, सड़क पर जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। उसके बाद कोविड आ गया, वो कानून भी अपने असली स्वरूप में कई साल के बाद आ पाया, उस वक्त नहीं आ पाया जब सरकार ने उस बिल को बनाया था। तीसरा, किसान कानून, आप सब जानते हैं, दिल्ली की सीमाएं 1 साल तक घिरी रही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उस बिल को वापस ले लिया। ऐसा ही ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें सरकार ने जो प्रमुख प्रावधान किए थे, आज सुप्रीम कोर्ट में भले ही 15 दिन के लिए, 17 दिन के लिए सही, लेकिन एक बड़े प्रावधान पर सरकार को अपने कदम फिलहाल पीछे खींचने पड़े। तो जो मैं आपसे कह रहा था, कोई भी सरकार क्या कर सकती है, पार्लियामेंट में कानून बना सकती है। मोदी सरकार ने बना दिया। दूसरी, उसकी जो इम्तिहान होता है वो सड़क पर लिया जाता है। मोदी सरकार का शासन जहां जहां है या बीजेपी का शासन जहां जहां है, इस बिल का कोई हिंसात्मक विरोध नहीं हो रहा, शांति है हर जगह पर। दंगा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो क्या उस दंगे की आंच यहां तक दिल्ली तक महसूस की गई? वो दंगे का दबाव भी काम आ गया क्या? इसकी हम लोग बात करेंगे। और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। तो आप पार्लियामेंट में कानून बना लो, आप उसको सड़क पर भी किसी तरीके से रोक लो, तो फिर अदालत सामने आती है और अदालत में कुछ भी हो सकता है। तो यही हम लोग चर्चा करेंगे कि मोदी आगे क्या करेंगे, और दूसरा, इन 15 दिनों में ये मौलाना क्या करेंगे। और ये जो मौलाना मुस्लिम महागठबंधन मोदी के खिलाफ बना, देश की सारी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े मुस्लिम संगठन, बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े वकील, ये सारी ताकत लगी थी इस बिल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आज मोदी सरकार के लिए सेटबैक का दिन है या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बात हम करेंगे। रोहन गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत रोहन जी आपका। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका। रोहन जी, कैसे देख रही है आपकी पार्टी सरकार आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसे? देखिए, मुझे लगता है हम इसको एक प्रोसेस की तरह देख रहे हैं। साजिद रशीदी जी भी आ गए हैं प्रोग्राम में, स्वागत है सर आपका, बैठिए प्लीज जी। जो लोग अभी संविधान की धज्जियां उड़ने की बात कर रहे थे, वो कहते थे कि नहीं अब देश में हमारा संविधान नहीं चलता है, मुझे लगता है ये उनके मुंह पे थप्पड़ है। आज हमारे देश में एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। जिस प्रकार से संसद में पूरी डिस्कशन हुई इस बिल पे, करीब 8 घंटे डिस्कशन हुआ, और एक भी विपक्षी पार्टी का एक भी नेता ये नहीं समझ पाया कि इसमें मुसलमानों के खिलाफ क्या है। उसके बाद पूरे देश में इन्होंने प्रयास किया मुस्लिमों को उकसाने का, कहीं हर जगह शांति हुई। आपने सही कहा, बात सिर्फ बीजेपी के राज्यों की नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पे ये राज्य प्रेरित था, भड़काया जा रहा था कि आपकी मस्जिद ले ली जाएगी, आपकी ये चली जाएगी, दरगाह पे अधिकार। ऐसा कुछ नहीं है इस बिल में। इट इज अ मैनेजमेंट बिल। पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 पॉइंट पे उसके ऑब्जर्वेशन रखा, सरकार ने उसका समय मांगा, और यही तो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है
कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, सरकार का काम है इसके ऊपर अपना जो लॉजिक है क्या है वो देगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, तो मुझे, आप नहीं मानते सरकार कोर्ट ऑर्डर करने वाला था? देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोर्ट में कहा तब सरकार ने यही कहा, जब इंट्रीम ऑर्डर की बात आई तो अब सरकार का काम था कि इसके जो रिपरकेशन ये होंगे उससे हमको आपको समझ दीजिए और उसके बाद आप फैसला लीजिए। अब सरकार का काम है कि उसके सामने जब हम जवाब देंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं कि वक्फ बाय यूजर का मिसयूज हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर सुप्रीम कोर्ट को और डिटेल में चाहिए उसके स्पेसिफिक एग्जांपल का सरकार जाएगी और फिर आप देखिए क्या होता है। तो आपके लिए कोई झटका नहीं, कोई बिल्कुल setback नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज ये उन लोगों के लिए झटका है कि वो ये कहते हैं कि देश में जो है कहीं कानून नहीं चलता है, एवरीबॉडी इज कॉम्प्रोमाइज। ये संस्थाओं के ऊपर सवाल उठा मैं तो देख अपनी दुकान चला रहे असदुद्दीन ओवैसी हो, अमानतुल्लाह खान अरे हो, उनको जमीयत कुछ तो- बोर्ड हो, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सब खुशियां मना रहे हैं आज कि सुप्रीम कोर्ट ने देखो तमाचा मारा सरकार को। खुशी मनाने दीजिए, मिला कुछ नहीं है तो गाल बजाने से तो कोई स्थिति में परिवर्तन होने वाला नहीं। मेरा मानना है कि आज स्टेट की पावर दिखी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, कल और आज के माहौल का अंतर देखिए। कल जिस तरह से जवाब दिया है एसजी तुषार मेहता ने, जब उनसे सवाल पूछा सीजेआई ने कि क्या आप जो हिंदू धार्मिक संस्थान हैं उनके बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई, वक्फ संशोधन विधेयक की सुनवाई सारे हिंदू जज कर रहे हैं। तो चिढ़ गए सीजेआई। उन्होंने कहा नहीं, जब हम यहाँ बैठते हैं तब हमारी सारी पहचान खत्म हो जाती है। तो ये सिलेक्टिवनेस नहीं चलेगी, एक बात। दूसरी बात, ये तुलना ही नहीं हो सकती है। हिंदू संस्थाओं के जो धार्मिक बोर्ड हैं वो जो धार्मिक कामकाज है उनका प्रबंधन करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। वक्फ बोर्ड जो संपत्ति वक्फ की गई है, अल्लाह के नाम की गई है, उस संपत्ति की देख रेख के लिए है, उसके प्रबंधन के लिए है। सर आप तर्क देते रहे, वो तो प्रोविजन रुक गया ना सर 5 तारीख कुछ नहीं रुका है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा है कि हमने कानून को या कानून के इस प्रोविजन पर स्टे लगा दिया? सरकार ने अंडरटेकिंग सरकार ने कहा कि अरे करना तो हमको है भाई, आप कह रहे हैं तो हम जो है जब तक ये सुनवाई चल रही है नहीं करेंगे। तो उससे कानून पर कोई रोक नहीं लगी है। सरकार आज करना चाहे तो कर सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि एसजी ने कोई एफिडेविट नहीं दिया है, कुछ लिख के नहीं दिया है, केवल ओरल स्टेटमेंट है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसको आप ज्यादा से ज्यादा एश्योरेंस कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें भी ये कहीं नहीं मेंशन है। दूसरा, इतनी सारी पिटीशंस थी और एसजी ने कहा कि भाई एक पिटीशन तो ऐसी आ गई कि प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से पहले ही पिटीशन फाइल हो गई। तो सीजेआई ने कहा हमको मालूम है वो पिटीशन किसकी थी, आपको मालूम होगा, ओवैसी साहब की थी। तो ऑर्डर क्या दिया कि सिर्फ 5 पिटीशन सुनेंगे। आप तय कर लीजिए कि ऑर्डर में जो पहले आया पहले, या 5 आप तय कर लीजिए। उसके अलावा दूसरा काम क्या किया, किसी भी पिटीशन पर पिटिशनर का नाम नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम होगा। तो ये जो दुकान चलाने के लिए लोग गए थे जी, 122 शायद पिटीशन फाइल हुई थी, उन सब की दुकान चलाने का जो मौका था वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। विषय पर पिटीशन दाखिल होगी, वही सुनी जाएगी। तो नहीं, एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एंड रिजल्ट क्या रहा? नहीं, वक्फ बाय यूजर जो जैसा पहले चला आ रहा था 5 मई तक देश में वैसा का वैसा माना जाएगा, यही तो रहा। अभी तक तो सरकार ने इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई ही नहीं की है। इस एक्ट को बने हुए कई दिन हो गए, कहीं कोई एक्शन हुआ है क्या? कम से कम खबरों में नहीं आया। खबरों में नहीं आया। अगर हुआ होता तो जरूर आता। पहला एक्शन होता तो उसका हल्ला हंगामा होता इतना कि देखिए ये हो गया एक्शन। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप एक कल्पना कीजिए, कल जो परिस्थिति थी, साफ साफ कह दिया सीजीआई ने कि ये 3 बिंदु है जिस पर हम स्टे करना चाहते हैं। वो मन बना के आए थे। वो मुकदमा सुनने से पहले कोर्ट ने कभी ऐसा कहा हो कि हम ये स्टे करने जा रहे हैं? और आज क्या हुआ? आप 1 मिनट के लिए आप ये इस स्थिति की कल्पना कीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया होता
तो इससे बड़ा सेटबैक सरकार के लिए क्या होता, और जो पिटिशनर्स हैं उनके लिए इससे बड़ी जीत क्या होती है? मैं तो दोनों बातों को बराबर मान रहा हूं कि उन्होंने स्टे नहीं किया, आपने खुद कह इसमें दिया। जमीन आसमान का अंतर है मेरे हिसाब से। अच्छा, कोर्ट का आदेश और सरकार का एश्योरेंस, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है। कोर्ट का आदेश फिर देश का कानून बन जाता है। ये बात सही है कि फिलहाल इस एक्ट पर कोई रोक नहीं है देश में। Exactly. कोई रोक नहीं, इट इज इन फुल फोर्स। और दूसरा वो कह रहे थे बार बार सीजीआई की जो है, ऐसा हम करते नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शनल केस है। अब ये बात आपको बताऊं, एसजी ने पूछा कि बताइए एक्सेप्शन का कारण क्या है, आधार क्या है। आज भी उन्होंने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, बड़ा रेयर होगा अगर आप कोई प्रोविजन स्टे कर देते हैं। होता ही नहीं कि कानून बना और आप उस पर जो है। अच्छा, क्या है, क्यों ये इतना बड़ा मामला हो गया? अगर मान लीजिए ये जो सर कह रहे हैं बार बार कि ये निर्देश दे देता सर सुप्रीम कोर्ट कि ये वक्फ बाय यूजर जैसा है वैसा ही रहेगा मेरी अगली सुनवाई तक जो 5 मई को है, तो मतलब अगले 17 दिन तक सरकार ने जो सबसे बड़ा प्रावधान इस बिल में किया था, सबसे बड़े प्रावधान से मेरा मतलब है जिसके असर सबसे ज्यादा दूरगामी होने थे और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पर, वक्फ की प्रॉपर्टी पर पड़ने थे, वही खत्म हो जाता। मतलब वो प्रोविजन पहले की तरह चलता रहता। क्यों मैं कह रहा हूं? वक्फ की कुल संपत्तियां हैं 8,72,000 और आप जानते हैं इसमें से वक्फ बाय यूजर कितने हैं? 8,72,000 में से वक्फ बाय यूजर है 4,02,000। मतलब देश की कुल वक्फ संपत्ति का आधा वो वक्फ बाय यूजर है। और उस वक्फ बाय यूजर में से कितनी सरकार के साथ डिस्प्यूट में है, कितनी रजिस्टर्ड है, कितनी अनरजिस्टर्ड है, इसका कोई डेटा नहीं है। मतलब बहुत सारी संपत्ति ऐसी होगी जो रजिस्टर्ड भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट यह एश्योरेंस चाह रहा था कि जब तक मैं पूरा मामला ना सुन लूं, आप ऐसी किसी पुरानी वक्फ बाय यूजर संपत्ति पर उसको छुएंगे नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मोटा मोटा ऐसा एश्योरेंस सरकार की तरफ से उनको दे दिया गया है। इसी को दोनों तरफ जो है वो अपने अपने नजरिए से प्ले कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, आज सारे मुस्लिम बॉडीज जो हैं वो कह रही हैं हमारी जीत हो गई, बीजेपी आपके सामने बैठी है कह रही है हम पर कोई झटका नहीं है। क्या है मौलाना साहब हकीकत? नहीं, देखिए, ये तो जैसा अभी रोहन गुप्ता ने भी कहा कि भाई ये प्रोसेस है कोर्ट का, अगली सुनवाई तक ठीक है जुगा तो रहेगा, और उसको सरकार ने भी मान लिया, हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी हार जीत वाली बात हो गई? कानून बनाया था वो रुक गया 15 दिन के लिए। नहीं, कानून नहीं रुका है। सवाल ये है कि अब फॉर डिस्कशन से सर इससे पहले 15 दिन तो और भी हो गए होंगे कानून बने हुए, अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो इसको क्या कहेंगे? इन पहले 15 दिनों को क्या कहेंगे? जो सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, इन 15 दिन, अभी तो चलो स्टे मान लिया आपने, ये जो पहले 15-20 दिन गुजर गए इनको क्या कहेंगे? क्या इस पर भी स्टे था? सरकार ने नहीं किया। सरकार जिस दिन शुरू करना चाहिए करेगी। सवाल ये है, अभी जो इन्होंने कहा, प्रदीप जी ने सॉरी, कि जिनकी दुकानें चलनी थी, वो तो जाहिर बात है अपनी बातों को लेकर जो लोग गए हैं वहाँ याचिका करता, वो तो इसको अपनी जीत ही मानेंगे ना। अगर जीत नहीं मानेंगे तो अपने समाज में, अपने लोगों में जिनकी बात लेकर वहाँ पहुँचे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? उनको तो यही जवाब देना पड़ेगा, देखो कितनी बड़ी जीत हो गई हमारी। वो कह रहे हैं लो दबा दिया मोदी को, इस पर स्टे हो गया। हाँ, इस पर स्टे हो गया। वो पहले जैसे भड़का रहे थे कि भी आपकी मस्जिद चली जाएगी, ये दूसरा उसका सेकंड पार्ट है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये स्टे जो को तो चलेगा अब, हाँ, ये हटेगा ही नहीं, ये हटेगा ही नहीं। और ये ऐसे चलेगा जैसे मौलाना साहब, आपने सुना बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त के लिए रोकी थी? मैंने कहा रोकी थी, बोली कंटिन्यू चल रहा है ना, ये ऐसे ही चलेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि समाज में बुलडोजर चल रहा है वैसे क्या वैसा? सो भाई समाज में देखिए, जो आदमी जिसकी समझ में जो आ रहा है, हाँ। अच्छा फिर वही बात आती है घूम फिर कर, जो लोग इस बात को लेकर कोर्ट गए थे, जिनके पीछे बहुत बड़ी एक लॉबी है, जो अपने घर में बैठे हुए एसी में बैठे हुए उन लोगों से कह रहे हैं मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त आ गया, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है, उनको तो यही जवाब देंगे ना ये कि हमारी जीत हो गई। आपकी नजर में ये सरकार की जीत या हार है? नहीं, देखिए, अब भाई इसको जीत या हार नहीं कह सकते, ना किसी की जीत कह सकते हैं, ना किसी की हार कह सकते। ये तो प्रोसेस है। जीत हार तो जब फुल एंड फाइनल कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, उसके बाद में जीत या हार कह सकते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो दर्शा ही दिया इन 2 दिनों में
कि हम आपके बनाए हुए कानून पर हमारा हक है उसकी समीक्षा करना, और समीक्षा करने का मतलब रोक लगाना भी हो सकता है। अभी तो 2 ही दिन सुने थे, तो 3 प्रोविजन पर रोक आपने जैसा कहा कल तो लगाई दी थी उन्होंने ऑलमोस्ट, आज चलिए ऑर्डर में नहीं है। तो आज जितने इस बिल के समर्थक थे या मोदी सरकार के समर्थक हैं, उनका डर यह है कि पार्लियामेंट से पास करा लिया, लेकिन आगे जाकर भी तो हमको एक दूसरा इम्तिहान, एक अदालत का इम्तिहान देना था। देखिए, सरकार का काम है, मैं इसको इम्तिहान नहीं मानूंगा। अगर देश में इतना बड़ा लॉ पास होता है, अगर पूरी प्रोसेस होती है, पार्लियामेंट में 8 घंटे का डिस्कशन क्यों हुआ? हर सवाल का डिस्कशन हुआ, हर सवाल का जवाब दिया गया। अगर आपने दोनों डिबेट का डिफरेंस देखा हो, जो बीजेपी या सरकार की जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थी, दे वर लॉजिकल विद द प्रूफ, और सामने जितने भी आप विपक्ष के थे वो ऊपर ऊपर की बातें थी, ये हो जाएगा, डर वाला जो माहौल है। जो अभी इन्होंने कहा कि जो भी याचिका करता है उनकी दुकान कैसे चलेगी? जो डर के ऊपर ही तो उनकी दुकान चल रही है ना। अगर जो उन्होंने डर के चलते ये हल्ला फैलाया, आज वो अपनी कैसे स्वीकार कर लेंगे कि लॉ तो कंटिन्यू है? लॉ को कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि लॉ खत्म हो गया, न्यू लॉ इज इन फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने सेड कि ये दोनों चीजों के आपका सरकार का जवाब दीजिए कि आपका क्या लॉजिक है, उसके ऊपर उसका डिस्कशन होगा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक नैरेटिव की गेम जो है। रोहन भाई, वो ये भी तो बताएंगे ना, देखो तुम सड़क पर निकले तो वो दबाव काम आया, अदालत के अंदर 15 दिन के लिए मामला देखो रुक गया है। ऐसा है सौरभ, आज वो लोग बंगाल में जो हिंसा हुई उसको भी जस्टिफाई करेंगे। हर कानूनी लड़ाई में, प्रोसेस में यही तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम सुनवाई कर रहे हैं, हम चाहे जो फैसला दे, इससे कोई मतलब नहीं, आपको जो करना करते रहिए। ये किसी मामले में होता है क्या ऐसा? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर नहीं दिया। सौरभ भाई, मैं ये फर्क मानता हूं, पड़ता, अगर उसका अंतर पड़ता अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिखित ऑर्डर दे दिया होता कि हम इस कानून को या इस कानून के इन प्रोविजंस पर स्टे लगाते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक बात कही कि भाई अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सुन ले, हम इसको अभी सुन ले, और दूसरा गेम तो आप ही के पास है, करना तो आप ही को है। सरकार ने सीधी सी बात कही कि भाई आप हमारी बात सुने बिना स्टे लगाने का या कोई भी फैसला कैसे दे देंगे। और सरकार ने ये जब पिटीशंस फाइल हुई तभी कैविएट जो है फाइल किया था। सर, कल अगर आप प्रोसीडिंग उस वक्त देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया था, उन्होंने बाद में उसको वापस लिया। जब एसजी ने ये कहा कि आपने मेरा सबमिशन पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद वो ऑर्डर वापस लिया। मैं कह रहा हूं कि जो पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करने वाला था, वो 15 दिन बाद कर देगा। हम कह रहे हैं कि जो पहले दिन करने वाला था दूसरे दिन क्यों नहीं कर दिया? दूसरे दिन तो सुन लिया है। क्या हुआ ऐसा एक दिन में? अब ये बताना तो बड़ा मुश्किल है क्या हुआ, लेकिन आप उसका नतीजा जो हुआ वो देख लीजिए। कल का जो टेम्पर था, कल का जो रवैया था सुप्रीम कोर्ट का और आज का, उसमें अंतर देख लीजिए और उसका नतीजा देख लीजिए। नहीं, क्या सरकार ने ये इंप्रेस किया कि मैं पार्लियामेंट हूं, मैंने ये बिल बनाया है? पार्लियामेंट को ही अधिकार है कानून बनाने का, संसद को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। आज जो है वाइस प्रेसिडेंट ने एक कार्यक्रम में ये कहा भी है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने लगा है। केवल गवर्नर और प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है लीगल किसी प्रोसेस से, किसी लीगल उससे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप प्रेसिडेंट को जो है आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। अभी बाइंडिंग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बिल को आप बिल पर बैठे नहीं रह सकते। राष्ट्रपति को भी उस पर डिसीजन करना पड़ेगा, 90 दिन में आपको फैसला देना पड़ेगा, 3 महीने में। वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि संविधान का मुद्दा है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है भी, तो भी यह कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मामला है। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही फैसला दे सकती है, जो नहीं था इस केस में। जो नहीं था इस केस में। नहीं तो ये जुडिशियल ओवररीच का मामला है आपकी नजर में? बहुत ज्यादा। और अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता या आगे देगा तो ये भी जुडिशियल ओवररीच होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। कि अभी कानून बना है, आपने कानून सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने एक लाइन कल बोली है, यू डिसाइड वी एडजुडिकेट। आप फैसला करेंगे, कानून बनाएंगे, आप सरकार हैं। हाँ, और हम उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये ओवर, लेकिन आप सुनेंगे तब ना, आप ये तो जानेंगे कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी।
और ऐसे उठाने लगे मुझे भाई 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उस पर आज तक स्टे लगा हुआ है, उसकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है? तो जो मैं कह रहा हूं ना कि स्टे अगर लग जाता तो उसका क्या मतलब होता, उसका क्या नतीजा होता, इससे आप समझिए। नहीं, ये कोई मामला क्या जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव कहीं वहां बढ़ रहा है क्या, उनके टकराव बहुत पर? ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जिस तरह से हर मामले में चाहे एग्जीक्यूटिव का हो और चाहे लेजिस्लेचर का हो, जो जुडिशियल ओवररीच हो रही है, वो जो संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया था, वो उसका संतुलन बिगड़ रहा है। और इसका एक ही हल है, जुडिशियल रिफॉर्म। क्या कहना है रोहन जी इसमें? देखिए, मैं इसको पहले जैसे मैंने शुरुआत की, मैं इसको एक प्रक्रिया के तौर पे देखता हूँ। बात बिल्कुल सही है कि संविधान के हिसाब से देयर इज अ क्लैरिटी कि हु विल मेक द लॉ एंड हु विल इंप्लीमेंट द लॉ। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका आई है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अपने ऑब्जर्वेशन दिए, सरकार को समय दिए, सरकार उसका जवाब देगी और आगे जैसे अब उसके परिणाम क्या होगा जब आएगा तभी हम बता पाएंगे। आज उसका डिस्कशन करके मतलब नहीं। पर मेरा एक दूसरा जो हमेशा पॉइंट है सौरभ, जो लार्जर में पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये वही विपक्षी पार्टियां हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आते थे तब भी सरकार को घेरते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन सारी बिक गई है, सारी संस्थाएं हमारी कॉम्प्रोमाइज हो गई। आज वो लोग क्या कहेंगे? क्या ये लोग बाइंडिंग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल है ऑर्डर वो मानेंगे, या फिर भी उकसाने का काम करेंगे? पहले संसद को बाइंडिंग मानते थे, संसद ने ऑर्डर पास किया, फिर भी जमीन पे लोगों को उकसाया कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपकी दरगाह चली जाएगी। सारा गलत चीजें है ना। जो वक्फ बिल पढ़ेगा वो कोई भी मुसलमान, मैं ये 10 बार कह चुका हूं कि एक चीज बताते हैं, जो एंटी मुस्लिम हो आप उसके डिस्कशन कर सकते हैं। वक्फ बाय यूजर की आप बात करें, उसकी यूज भी और मिस यूज भी है, इट कैन बी डिस्कस्ड, कोई डिस्कशन का किसी को रोक नहीं है। पर यह कह देना कि भाई नहीं, संसद में कानून पारित होने के बाद भी हम जला देंगे, कर देंगे, तो मुझे लगता है तो संविधान ने कहा हम लागू नहीं करेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूं। आप संविधान की बात क्या से कौन से मुंह से कहा? ये कहां है संविधान की नकल? कहां पे? आप संसद को मानने को तैयार नहीं है। जो लॉ पास हो गया उसको आप कह रहे हैं कि हम राज्य में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ऑटोक्रेट कौन है? दादागिरी कौन कर रहा है? ये तो देश के सामने है। भड़काने का आप काम कर रहे हैं, बताइए ना। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ऐसा एक प्रोविजन बताइए जहां पे आप मुसलमानों की, जो बेचारे छोटे मुसलमान है, उनकी जमीन चली जाएगी या उनकी दरगाह चली जाएगी। आप वक्फ की बात करें, कितने केसेस मुसलमान भाई बहनों के उसके अंदर आप निकाल के देखिए रिकॉर्ड, आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है सौरभ भाई, इट्स अ लार्जर रिफॉर्म के जहां पे आज तक उसका मिसयूज हुआ है उसको खाली रेगुलाइज करने की बात है। पर जिसको अपनी परसेप्शन की दुकान से धर्म के नाम पे एक डर हवा पैदा करना है, उसको आप रोक नहीं सकते। उन्होंने सही कहा कि आज जो महायाचिका करता अपनी दुकान चलाने गए, आज इन्होंने प्रदीप जी ने कहा उनको अपनी दुकान चलाने की अपनी जीत तो बतानी पड़ेगी ना। जो उनके पीछे जिनको भड़काया है वो लोग को जवाब क्या देंगे अगर आज अपनी जीत नहीं बताएंगे? आपका कोई सवाल है उनसे ना? मैं तो समझना चाहता हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल में जितने भी केसेस हैं आप समझ लीजिएगा, उसमें ज्यादातर मुसलमानों के हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में Exactly, ट्रिब्यूनल मैं यही तो कह रहा हूं। ज्यादातर मुसलमानों के हैं, या तो वो पीड़ित हैं या अनऑथराइज काबिज हैं। ठीक है, दोनों के। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जैसे ये मामला कोर्ट गया है तो यकीनन कोर्ट की कोई ना कोई तो पावर है, हाँ, इसलिए तो कोर्ट गया है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि कोर्ट अगर कल आने वाले टाइम में, जैसे 5 तारीख का उन्होंने कहा है, सुनने के बाद वो कहते हैं ये 2 जो हमने अंतरिम स्टे किया था इस पर, हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। वही मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी कहा था कि अगर करेगा ऐसा तो ओवर रीच हो जाएगी। वो थोड़ा सा ओवर कंफ्यूजन था हो जाएगी, ये सही है, लेकिन ओवर रीच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये कोई एक मामला नहीं होगा, लगातार ऐसा हो रहा है और सरकार की ओर से इसका विरोध हो रहा है, संसद में विरोध हो रहा है। इसीलिए एनजेएसी आया था जजेस के अपॉइंटमेंट पर, सर्वसम्मति से दोनों सदनों से पास हुआ था वो कानून, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब सरकार को कायदे से चाहिए था कि दूसरा कानून बिल ले आती, और अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि एनजेसी का दूसरा जो है बिल आना ही आना है। अच्छा, एक चीज और इसमें क्या, आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूं, क्या कर लेगी सरकार? फर्ज कीजिए 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है लग गया कि ना भाई ये तो आप प्रोविजन रोके ही रहो अभी, वक्फ बाय यूजर और ये वाला जो था, देखिए आप क्या कर लेगी। नहीं तो नहीं सुनिए, सरकार के पास क्या ऑप्शन है? शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सरकार ने बदल दिया। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं सर, वो सुप्रीम कोर्ट संसद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया।
यहाँ उसका क्या उल्टा किया है ना? सरकार ने? यहाँ उसका दोनों उल्टा दोनों उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, यहाँ इसका उल्टा है ना सर। दोनों तरफ का हुआ है कि संसद का फैसला अदालत ने बदल दिया और अदालत का फैसला संसद ने बदल संसद ने बदल दिया। तो मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर तो है कि अगर इसमें कुछ रोकना चाहे तो रोक सकता है। नहीं, सर अभी के हाल के दिनों में बार बार ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हाँ हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मैटर्स पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक मोहर नहीं लगेगी उसके ऊपर है। हाँ, जब तक मोहर अभी तक ये एनजेएससी से लेके आज तक यही तो हुआ भाई, इसलिए कि सरकार ने उसको कंटेस्ट नहीं एग्जैक्टली कैसे भी। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग लॉ, वो तो संसद का अधिकार है, उसमें तो हमारा कोई वो नहीं है। आज यहाँ पे ये जो डिस्कशन हो रहा है इसका मतलब ही ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉ के, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि नहीं हम इस जो पूरा जो लॉ है उसी के ऊपर स्टे है, देन इट बिकम्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे ये नहीं कहा गया। ठीक है, वो हर आदमी को, हर याचिकाकर्ता को अधिकार है अपनी बात को रख के सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी रेखाएं लांग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं, आज की डेट में ये मैं नहीं कहूंगा। देखिए अगेन यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है कि हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, उस पर डिस्कशन होगा और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए संविधान ने क्लैरिटी रखी है कि लॉ जो है वो संसद बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसका इंप्लीमेंटेशन। क्या हुआ आपके एनजेसी का? इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट केवल ये जांच सकता है इट इज ये संवैधानिक वही बोल रहा हूँ कि उस जो लॉ है उसका जो संविधानिक के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट हमने 2 ऑब्जर्वेशन लेके आए, अब सरकार जो है अपना जवाब देगी और उसके बाद में जो सामने आएगा उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। होगा आज जो तो की बात नहीं है, आज सिंपल ये है कि जो लॉ है इट इज इन फोर्स, देयर आर ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर मेड और सरकार इसका जवाब देगी। और तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि इसमें जो आपने सारे क्लोज डाले हैं या जितनी बातें आपने कही हैं इसमें से 2 बातें गैर संवैधानिक हैं, 3 बातें आपकी ठीक हैं, ये भी कह सकते, ये भी पावर। कोर्ट ने आज भी कहा कि इसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, पावर है, वही कहा कि बहुत कुछ अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा और सरकार उसको डिनाई नहीं कर सकती। नहीं, सरकार डिनाई चैलेंज नहीं करने कर की सकती बात सरकार नहीं कि आपने है। ऐसा क्यों कह सरकार दिया? चैलेंज करेगी ही करेगी कि आप बताइए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। पहले ही दिन बोल दिया कि ये जो पेटिशनर्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 का वायलेशन है, नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन क्लियर कर दिया। तो अब अगर किसी प्रोविजन को वो कहते हैं कि नहीं इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानते, इस पर रोक लगनी चाहिए या हटना चाहिए इसको, तो सरकार के पास ये अधिकार है पूछने का, सरकार का जो क्यों है कि कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन बताइए। तो उसके लिए आपको जो दूसरे जजमेंट हैं, संविधान पीठ के जजमेंट है और दूसरे देशों के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उनके आधार पर बताना पड़ेगा। अब ये नौबत तो 5 तारीख को आएगी या 5 तारीख के बाद आएगी जब इसकी अगली सुनवाई होगी। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपने कहा बड़े ताकतवर पावरफुल लोग लगे हुए थे, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई थी, वो आज इसको अपनी सेमीफाइनल विक्ट्री की तरीके से प्रेजेंट कर रही है। अब ये अब से लेकर 5 तारीख तक ये क्या, अब ये कहानी कैसे बढ़ने वाली है आगे? ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं, ये थमेंगे या बढ़ेंगे? ये लॉबी क्या करेगी आगे? नहीं, उसका तो बयान आ गया। अभी मुझसे एक चैनल ने क्वेश्चन भेजा मेरे पास कि भाई कुछ मौलानाओं की तरफ से ये बयान आया है कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को नहीं मानता है, हमारे खिलाफ फैसला देगा, तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे। ये तो अल्टीमेटम दे दिया। अच्छा, 5 तारीख तक भी ये लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उसकी वजह सुनिए क्या है। ममता बनर्जी ने सामने आकर सबके सामने ये कहा कि मैं इस कानून को अपने राज्य में इंप्लीमेंट नहीं करूंगी, सबके सामने कहा। और ये तक कहा मुसलमानों से, मैं हूं ना, आप चिंता काहे कर रहे हैं, बिल्कुल कहा, मैं हूं ना। और तो फिर भी वायलेंस, सर मैं पूरी कर लूं, फिर भी वायलेंस हो गया, फिर भी मुसलमान सड़कों पे आ गए। और फिर भी मैं आज एक चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने पूछा उनसे, हमने कहा भाई मुसलमान ही सड़कों पर उतरे, मुसलमानों के खिलाफ ही आपने जो है 150 लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए, उन्हीं पर आपकी पुलिस ने लाठी बरसाई। तो उनके प्रवक्ता बैठे हुए तो वो कहने लगे, अरे आपको नहीं पता 150 आदमी जो है बिहार से आ गए थे, 150 आदमी बिहार से आए थे, बंगाल का मुसलमान नहीं था। मैंने कहा बिहार से जो आया वो भी मुसलमान, बिहार से भी मुसलमान ही आया दंगा करने के लिए। मतलब बंगाल का मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है।
अब ये ये साजिद ये क्यों रशीदी ने बोला technical हो गया? है, ये साजिद रशीदी ने बोला है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। मैंने कहा होता तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया होता, मतलब ये आपने कहा होता तो आपको सर्टिफिकेट। ये कितनी हास्यास्पद बात है। देखिए, वायलेशन मुसलमान कर रहा है, सड़कों पर मुसलमान आ रहा है, कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है, बिहार से भी मुसलमान आ रहा है। और एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी जो सीएम है, राज्य की मुखिया हैं, उन्होंने बाकायदा राज्य के इमामों को इकट्ठा करके उनसे शांति बनाने की अपील की। यानी आप मुसलमानों के मुखियाओं के सामने अपील करके ये बताना और जताना चाहते हैं आपने किया है, नहीं ये वायलेशन आपने किया है और आगे भी आप ही करेंगे। तो कहां से ये हमारे हितैषी हैं भाई? नहीं तो ये अभी चलेगा ना, ये 15 दिन भी दबाव बना के रखेंगे। बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो इनकी दुकान कहां से चलेगी? एक बात और बताइए जोशी साहब, ये जो लोग मारे गए बंगाल में, जी, ये अब जांच हो तो पता चले कि क्या ये मंसूबा लेके ही आए थे कि हमें 2-4 जाने लेनी है, या ज्यादा बढ़ गई बात। लेकिन इसको लेकर के क्या फीलिंग क्या है कम्युनिटी के अंदर? देखिए, असल में क्या है, कम्युनिटी इस वक्त जो है मिसमराइज्म है। उनके ऊपर एक ऐसा जादू है 2 लोगों का, एक तो पर्सनल बोर्ड का और एक जमीयत उलमा का। ऐसा जादू है कम्युनिटी के ऊपर, उन्होंने इस तरह से इनको तैयार कर लिया है। और उसमें असुद्दीन अवैसी भाईजान जो है वो बिल्कुल बराबर घी में, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रोज़ाना उनके बयान ऐसे उल्टे सीधे आते हैं। इन्होंने बिल्कुल कौम को ये इसके लिए तैयार कर लिया है कि कौम सड़कों पर आएगी ही आएगी। ये आवाज़ देंगे, चाहे ये एसी में बैठ कर दें या बाहर निकल कर दें, कौम को निकलना है। आज की स्थिति ये है, इन्होंने ऐसा कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर बिल पर कुछ कार्रवाई नहीं की, ठीक है कानून बोल दिया, ठीक है कानून, फिर चुप हो जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि देखो, हमने आपसे कहा था कि तैयार रहना, सड़कों पर निकलना है, कहीं कहीं आप निकले, हमारी जीत हो गई। अगर आप ना निकलते 1-2 जगह भी, तो ये कानून बन नहीं, मैं वही अगर सुप्रीम कोर्ट कानून को रोकता नहीं, मैं पूछ रहा हूं तब क्या होगा? इनका कहना तो ये है कि हम फिर भी सड़कों पे निकलेंगे। इनका कहना ये है हम कह रहे हैं कि हम सड़कों पे ज्यादा तादाद में ले रहे हैं, निकलेंगे। उनका कोई असर नहीं है। अगर असर है तो खाली बंगाल में क्यों हो रहा है, जहां ये मालूम है कि हमको सरकार का प्रोटेक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो बताइए ना, उत्तर प्रदेश में मैं बताता हूं। कितने लोग सड़क पे उतरे? मैं बताता हूं आपको। देखिए, ठीक है, बंगाल में प्रोटेक्शन है सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां ना जमीयत के कहने पर उतरे, ना पर्सनल बोर्ड के कहने पर उतरे। अभी तक जमीयत और पर्सनल बोर्ड के कहने से सिर्फ जंतर मंतर पे लोग आए हैं, बाकी जगह कहीं भी नहीं निकले। वहां जो निकले हैं, ममता दीदी के जो मंत्री थे सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उनके बयान की वजह से, और एक दूसरे मंत्री ने जो और बयान दिया था उसकी वजह से उतरे हैं। ये इनकी बिल्कुल आप सही, इनकी वजह से अभी तक नहीं, लेकिन जब इनकी वजह से उतरने शुरू होंगे तो उनकी तादाद ज्यादा होगी। ये कह रहे हैं मोटे तौर पर कि इनकी बात मान रही है, कम्युनिटी मान रही है, मुसलमान कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, इनके इंतजार में है, इनके इंतजार में है। इनकी अगर मानती होती, सुनिए, जिस दिन ये संसद में पारित हुआ, दूसरे दिन आई थिंक उन्होंने दिया था कि हम लोग घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या हुआ पूरे देश में? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, पूरे देश में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो पूरे देश में उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में होगा, हर शहर में होगा, ये बोल रहे वो नहीं हुआ। क्योंकि जो डिस्कशन हुआ सौरभ भाई, जो मुसलमान भाई बहनों ने पूरा डिस्कशन सुना 8 घंटे, उनको ये बिल्कुल ये समझ में आ गया कि हमारे सर में जो डाला जा रहा है कि हमारी मस्जिद चली जाएगी, हमारी दरगाह चली जाएगी, ये लॉ वो नहीं है, ये अमेंडमेंट वो नहीं है। सरकार वो कन्विंस करने में काफी हद तक सफल रही, और फिर भी उसके बाद भी 2 दिन आपने देखा कुछ नहीं हुआ, पूरे देश में शांति थी, एक्सप्लेनेशन था सब जगह पे रहा, छोटी मोटी चीज हुई। सिर्फ बंगाल में क्यों हुई? वहां पे कहीं ना कहीं आग उसको जलाने का। रोहन भाई, आप बंगाल पे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बंगाल पे तो पूरा सीरियस एक्शन होना ही चाहिए। जिस हिसाब से ममता बनर्जी आज स्टेट में ये कहना कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, 3 लोगों की हत्या के बाद में आज एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देखिए आगे, देखिए अगेन इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। आज देश की जनता को ये देखना है कि गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अगर इसी प्रकार से ये हिंसा चालू रही, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर। आज इसीलिए वो तो कह रहे हैं आपकी बीएसएफ ने दंगा कराया। मैं आपको वही बोल रहा हूं, वही बात है। पहली बार हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति ने ये कहा हो Exactly. कि जो
सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दंगा कर रहा है, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस वो। मतलब इस हद तक ये चले गए तुष्टीकरण में, मैं आपको ये बोल रहा हूं। बट मेरा क्वेश्चन, और आपको मुझे आप लोग सब देखते होंगे लोगों की राय जो आ रही है कि वो तो पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती। वापस सौरभ भाई देखिए, ये देश में जिस प्रकार से विपक्ष हर चीज को एक विक्टिम कार्ड खेलने की बात करता है, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि दूध का दूध पानी का पानी करे, पर किसी को विक्टिम कार्ड खेलने नहीं देगी। आज ममता बनर्जी के सामने, एक मिनट मैं खत्म कर लूं इस बात को, इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट। पूरा देश देख रहा है ममता बनर्जी के शासन में क्या हो रहा है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आज वक्फ बोर्ड में कुछ हुआ, ठीक है, आपको अधिकार है कि आप अपना प्रदर्शन करिए। किसने आपको अधिकार दे दिया कि हिंदुओं की जान ले, और फिर भी ममता बनर्जी चुप है? आप क्या ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या? सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करती रहेंगी। आप ये कहेंगे हम जो है लॉ यहां पे इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे, तो मुझे लगता है जो भड़काने का प्रयास है पूरे देश की जनता देखेगी। मोदी सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं है इस मामले में, बिल्कुल नहीं बंधे हुए हैं, उनके पास विकल्प है, 100% है। हमारे संविधान के हिसाब से बिल्कुल विकल्प है, निश्चित रूप से बिल्कुल है, हाथ किसी सरकार के बंधे बिल्कुल नहीं बंधे हुए। तय सरकार को ये करना होता है कि कब कितना टॉलरेंस दिखा, मैकेनिज्म है, निश्चित रूप से। उसका मिसयूज कांग्रेस ने किया ही है पास में, जब 5 स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ राष्ट्रपति शासन हुआ था। देखिए रोहन भाई उस चीज को नहीं कह पा रहे हैं, वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि आधिकारिक प्रवक्ता हैं। सरकार के पास है अधिकार, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बंगाल में अभी इलेक्शन होने वाला है अगले साल। हाँ, जल्दी होगा। नहीं, मैंने कहा ना, विक्टिम कार्ड हम नहीं खेलने मेरी देंगे। सुन तो लीजिए, 27 में मैंने बोल दिया अगर सरकार ने वो एक्शन ले लिया जो आप पूछ रहे हैं बार बार, वो ले लिया, मैं बोला तो ममता दीदी जो है हम उसका विक्टिम कार्ड नहीं बेनिफिट खेलने ममता दीदी देंगे। को हो जाएगा। मैंने ये शब्द बोल हो दिया जाएगा कि अभी बेनिफिट नहीं है उनको। नहीं, अभी होगा, लेकिन अगर हो गया एक्शन आपके तो और ज्यादा हो जाएगा। नहीं विक्टिम करने कार्ड से मानना भी पड़ेगा। benefit वो कह तो रहे हैं हम किसी को मैंने बोल फायदा दिया। नहीं उठाने देंगे, विक्टिम कार्ड नहीं लेकिन खेलने एक देंगे काम उसमें। है। इसका मतलब ये वो हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं काम है। एक एक काम समय में टॉलरेंस करना और किसी को विक्टिम, दोनों में बहुत फर्क है। एक काम में क्योंकि सरकार देश की समय जनता नहीं है। की कोर्ट में एक तय मिनट, होता है। अगर 30 सेकंड, बहुत शॉर्ट। एक काम में आप लोग विफल रहे हैं। ये मेरे पास कोई प्रॉपर्टी लिस्ट है जो सरकारों ने पहले ही कब्जा कर रखी है, आप लोग बताना नहीं चाहते कि कांग्रेस ने कितनी जमीनें पहले से ही कब्जा कर रखी है सरकार ने, जब सरकार थी कांग्रेस की, दिल्ली में और केंद्र, वक्फ की जमीनें और ग्रेवयार्ड हैं बहुत ज्यादा। अभी सुप्रीम ये सारी चीजें बताना नहीं, मैं सब जगह बताता फिर रहा हूं इनको। बीजेपी का कोई प्रवक्ता एक प्रॉपर्टी का नाम लेके नहीं बताता कि भाई ये कांग्रेस ने कर रखा है। 5 तारीख इल्जाम हमारे ऊपर। 5 तारीख तक कलेक्टर घर बैठा है, 5 तारीख के बाद बात करेंगे। तब तक कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया रोहन जी आपका। प्रदीप जी, मौलाना साहब बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आज इतना ही। और